हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आपके लिए निरंतर एक से एक शानदार क्लास ला रहे हैं। वैसा ही आज की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आए हम बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम सेल कहते हैं, कोश का, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसे आप ध्यान दीजिए। उस पर देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके लिए दिया है वो दिया है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कह रहा किस में पाया जाता है? गोल्जी कॉय में, लाइबोसोम में, या तारक काय में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ध्यान रखना, ये जो केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकांग में जो डीएनए पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, इसके बारे में बेसिक सी अगर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये कह रहा है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, बिल्कुल जेनेटिकली मटेरियल होता है, जो माता पिता से कहाँ पहुँचता है, माता पिता के जैविक गुणों को कहाँ ले जाता है? संतानों में। जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको संतानों में ट्रांसफर करता है। कह रहा है डीएनए जंतु और पादप कोशिकाओं में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जंतु में भी पाया जाता है और प्लांट जो होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, वहाँ भी पाया जाता है। कह रहा है इसके अतिरिक्त ये पादपों तथा शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम में भी पाया जाता है। जो पादप और शैवाल होते हैं, इनकी जो कोशिका होती है पर्णहरिम में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह? कह रहा है राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को, या लाइसोसोम को। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है बेसिक सी बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण है ही है जब एनर्जी यही है। कह रहा जो विभिन्न आकृतियों के रूप में पाया जाता है, भिन्न भिन्न आकृतियां होती हैं इसमें। कह रहा ग्लूकोज के एक एटीपी से एक अणु से 36 एटीपी बनते हैं। अगर आप ग्लूकोज का एक अणु एक्सेप्ट करोगे तो 36 एटीपी बनेंगे, जिसमें 34 एटीपी अकेले किसमें बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। 34 जो एटीपी हैं, देखो 36 तो एक से बनती हैं, जिनमें से 34 अकेले किसमें बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। कह रहा इतनी ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कह रहा राइबोसोम को, लाइसोसोम को, न्यूक्लियोसोम को, या गोल्जी काय को। तो साथियों, जो लाइसोसोम हैं, जो खराब सेल हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त सेल हो जाती हैं, वो सब कहाँ कौन नष्ट करता है? लाइसोसोम उन्हें क्या करता है? नष्ट करता है। इनके बारे में बेसिक सी जानकारी आप देख सकते हैं। कह रहा है कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने के पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम क्या हो जाता है? फट जाता है, और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? आत्मलयन। आपसे पूछ लेगा कि भाई आत्मलयन की घटना क्या होती है? किसकी? आत्मलयन की घटना क्या होती है? तो आप बता देना भाई, जहां कोशिका क्या होती है? क्षतिग्रस्त होती है। कह रहा फलस्वरूप कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। किसकी पूछ रहा है? सेल के न्यूक्लियस की। ठीक है ना। कह रहा है पुरकिंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रोजार्जन ने, या जीई पैलेट ने। तो ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बायोलॉजी में और कई सारी खोजें पूछी जाती हैं, उनको आप याद रखना। बेसिक सी हम आपको बता ही रहे हैं जो इंपोर्टेंट है। कह रहा कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत तो ये स्ट्राइडेन व श्रान ने दिया था। जीव द्रव्य की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने। किसने? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। कह रहा लाइसोसोम की खोज सीडी दुबे ने की थी। किसने की थी? सीडी दुबे ने की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर कह रहा जीव द्रव्य का नामांकन ये पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे। इसके साथ ही गोल्जी का है, ये कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय का किसने किया था?
कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट तो गोल्जी का नाम ही कैमिलो गोल्जी से पड़ा है। राइसोसोम की खोज तो ये G.E. पैलेड ने की थी। क्रोमेटिन जो धागा होता है उसकी खोज ये फ्लेमिंग ने की थी, ध्यान रखना। ये इंपोर्टेंट कुछ रिसर्च हैं जिनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट कह रहा है किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कह रहा है कोशिका भित्ति कहाँ नहीं मिलती, पादपों में, मानव में, सेल्स में, शैवाल में और जीवाणु में। तो साथियों जीवाणु में पाई जाती है, शैवालों में पाई जाती है और पादपों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर किस में नहीं पाई जाती, मानव में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इसके बारे में बेसिक सी बातें आप जानना चाहते हो तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, ध्यान रखना। किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से। कह रहा है ये एक पारगम्य आवरण है जो कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। कह रहा है कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कह रहा है कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल, जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतुओं एवं प्रोटोजोआ, किसमें, जंतु एवं प्रोटोजोआओं की कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। किस किस में नहीं मिलती है, जंतु में नहीं मिलती और प्रोटोजोआ होते हैं उनकी कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। बस पादप में, कवक में, शैवाल में, जीवाणुओं में क्या मिलती है, ये पाई जाती है। किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की बनी होती है और ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कोशिकांग किसमें, पादप, प्लांट सेल जो होते हैं, कौन से, प्लांट सेल, प्लांट जो सेल होते हैं उसमें पाया जाता है। किसमें, प्लांट सेल में। परंतु किसमें नहीं पाया जाता, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जो जूलॉजिकल जो सेल्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता। तो कह रहा है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेयी जालिका या राइबोसोम। तो ध्यान रखना ये तो जंतुओं में पाए जाते हैं तीनों के तीनों, लेकिन हरित लवक जंतु कोशिकाओं में, जंती सेल्स में नहीं पाया जाता। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी की बात करें तो कह रहा है हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पादप, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कह रहा है पाए जाने वाले एक प्रकार का क्या होता है, लवक का एक प्रकार है ये। कह रहा है लवक पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया तो बता देना भाई, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अवर्डी लवक होता है, एक वर्डी लवक होता है, साथ साथ एक साथियों हरित लवक होता है। फिर से सुन लो, अवर्डी लवक, वर्डी लवक और हरित लवक 3 ही होते हैं, अवर्डी लवक, वर्डी लवक और हरित लवक। कह रहा है हरित लवक में उपस्थित पर्णहरिम की सहायता से पादप में क्या होती है, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। किसकी सहायता से, पर्णहरिम, क्लोरोफिल्म कहते हैं इसे, ठीक है ना, इसकी सहायता से। कह रहा है इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। किसका, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। भाई मानव शरीर की ऐसी और कोई कोशिकाएं हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। यकृत कोशिकाओं में तो भाई ये पाया जाता है, लीवर की जो होती हैं। WBC में भी पाया जाता है ये। कह रहा RBC और मांसपेशियां, तो मांसपेशियों में भी पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता, ये RBC में। लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसके बारे में बेसिक से अगर बात करूं तो कह रहा है स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ और क्या नहीं मिलेगा भाई, उसमें जो स्तनधारी होते हैं उसमें, उनके सेल्स में भाई ये केंद्रक भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कह रहा लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का प्रवाह करती हैं, मतलब O2 ले जाएंगी तो लंग्स से कहाँ तक ले जाएंगी भाई, कोशिकाओं तक ले जाएंगी। और CO2 कहाँ लाएंगी, कोशिकाओं से फेफड़े तक क्या लेके आएंगी, CO2। ध्यान रखना, CO2 शरीर से बाहर फेंकती हैं और बाहर से अंदर ऑक्सीजन ले जाती हैं। कौन, RBC। किसके माध्यम से, RBC के माध्यम से। इंपोर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट कह रहा है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहाँ पाए जाते हैं, कौन से, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहाँ पाए जाते हैं। कह रहा है रसधानियों में, राइबोसोम में, गोल्जी काय में या सेंट्रोसोम में। तो ध्यान रखना, ना तो सेंट्रोसोम में पाई जाती ना ही गोल्जी काय में पाई जाती। रसधानियों में तो मतलब ही नहीं बनता, तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा, राइबोसोम। पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक,
क्लास अगर अच्छी लगती है तो साथियों अपने फ्रेंडों पर जरूर शेयर किया करिए। कह रहा है राइबोसोम लगभग गोलाकार, कैसा गोलाकार संगम सूक्ष्म कण होते हैं जो अंतःप्रदेयी जालिका से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? अंतःप्रदेयी जालिका से जुड़े होते हैं। कह रहा राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं। ठीक है। कह रहा राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें? सभी जीवित, मृत में नहीं मिलेंगे। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगी उन सब में, लिविंग सेल में होंगी उन सब में मिलेंगे। कह रहा है इनका प्रमुख कार्य होता है, कार्य अंतःप्रदेयी जो जालिका होती हैं उन पर प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। जो अंतःप्रदेयी जालिका होती है उन पर प्रोटीन को क्या करता है? ये इकट्ठा करता है। ये किसका काम है? राइबोसोम का। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है गुणसूत्र निम्न में से किसका परिवर्तित रूप है? कौन? गुणसूत्र। कह रहा गुणसूत्र निम्न में से किसका परिवर्तन रूप है? कह रहा क्रोमेटिन धागे का, डीएनए का, आरएनए का या जीन का। तो ध्यान रखना क्रोमेटिन जो धागा होता है साथियों वही किसमें चेंज होता है? गुणसूत्र में चेंज होता है। इसके बारे में बेसिक सी अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आपके समक्ष क्रोमेटिन के बारे में जानकारी है। कह रहा क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिक धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। अब इसके साथ ही कह रहा है जो न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होता है। किससे? ये चीज याद रखना, न्यूक्लियो जो प्रोटीन होती है उस न्यूक्लियो प्रोटीन से क्या होता है? ये बना होता है। कह रहा है कोश का विभाजन के समय धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब भी सेल डिवीजन होता है तो ये धागे क्या होते हैं? एक दूसरे से जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कह रहा है संकुचित होकर छोटे मोटे हो जाते हैं। कह रहा है गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है। ये भी पूछ लेगा गुणसूत्र किससे बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन का। कह रहा डीएनए के क्रियात्मक भाग को हम क्या कहते हैं? जीन। पूछे जीन क्या होता है? तो जो डीएनए है उसका फंक्शनल जो पार्ट होता है, क्रियात्मक भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन, अनुवांशिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कह रहा तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु या डीएनए। तो ध्यान रखना मानव शरीर में सबसे छोटी शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं। स्पर्म, ये स्पर्म जो पुरुष में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं साथियों? पुरुष में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी मानव में पूछे तो ये अंडाणु, ओवम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ये महिलाओं में मिलते हैं। जब स्पर्म ओवम अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं तभी क्या होता है? प्रजनन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है ना। इसके बारे में बेसिक सी बात। कह रहा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जबकि सबसे बड़ी अंडाणु होती है। अंडाणु महिलाओं में मिलती है और शुक्राणु साथियों पुरुष में मिलती है। और नेचुरल अगर पूछे ऑल ओवर प्रकृति में, तो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइट्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा। और आपसे पूछे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसे याद रखना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है ना। कह रहा जबकि सबसे बड़ी जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो प्रकृति में सबसे बड़ी क्या होती है? सेल्स होती है, कोशिका होती है। ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट कह रहा है प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिका कौन सी होती है? मतलब प्रारंभिक और सरल। कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कह रहा है जंतु कोशिका, तीसरी कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका या पादप कोशिका। तो साथियों इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो काफी सरल और प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। इनिशियल जो है इन्हीं की संरचना बनती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बेसिक सी बात अगर पढ़ोगे तो कह रहा प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती है। कैसी? प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती है। कह रहा जिनमें केंद्रक, जो केंद्रक झिल्ली होती है उसका अभाव होता है, वो नहीं पाई जाती। कह रहा इसीलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ न्यूक्लियोलाइड, क्या? न्यूक्लियोइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसके? न्यूक्लियोइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। किस किस में? विषाणु में, जीवाणु में, नील हरित शैवाल में इत्यादि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं उनका प्रकार है। कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, विषाणु या जीवाणु। तो ना तो इसमें जीवाणु है, ना ही पूर्ण विकसित कोशिकाएं विषाणु होती हैं
और ना ही प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो फिर कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक जो होती हैं वो पूर्ण विकसित, मतलब कंप्लीटली डेवलपमेंट कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कंप्लीटली डेवलपमेंट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अगर आप बेसिक सी बात पढ़ोगे, एक सेकंड साथियों, तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कह रहा है ये संरचनात्मक रूप से, किससे? संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती हैं। जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कंप्लीटली क्या होती हैं? विकसित होती हैं, ठीक है ना। कह रहा है जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तीन चीजें होती हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग, केंद्रक कला और क्या? केंद्रक। ये तीन चीजें होती हैं इसमें। कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ये जंतु कोशिकाएं होती हैं साथियों, और साथ ही और कौन सी होती हैं? पादप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक जंतु कोशिकाएं होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? पादप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? कह रहा है केवल कोशिका द्रव्य बिल्कुल नहीं, केवल केंद्रक द्रव्य बिल्कुल नहीं, केवल ये तो नहीं मिलता है, ये दोनों ही मिलते हैं। कह रहा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये दोनों के अलावा भी मिलता है। तो फिर दोनों के अलावा क्या मिलता है? देखो, कोशिका द्रव्य भी मिलता है, केंद्रक द्रव्य भी मिलता है, और साथ साथ अन्य कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट कह रहा है जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है। किसका? जीवन का, ठीक है ना, फंडामेंटल बेस है। कह रहा है इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग क्या होते हैं साथियों? शामिल होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कोशिका झिल्ली बनी होती है इसकी प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या डी, ए भी दोनों की। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता इसमें, प्रोटीन और लिपिड होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा। इसके बारे में बेसिक सी बात कह रहा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। किससे? लिपिड और प्रोटीन जैसे जो कार्बनिक अणु होते हैं उनसे बनी होती है। कह रहा है यह कोशिका द्रव्य की बाहरी परत है जो लचीली होती है। क्या कह रहा है? कोशिका जो द्रव्य है उसकी बाहरी परत है जो क्या होती है? लचीली होती है। कह रहा है इसका लचीलापन कोशिका को बाहरी पर्यावरण से एक तो भोजन और भोजन के साथ साथ जो अन्य पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करने में क्या करता है? सहायता देता है। कह रहा है ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है ना। अमीबा जो प्राप्त करता है वो इसी प्रक्रिया द्वारा अपना क्या करता है? भोजन। ये एक इंपॉर्टेंट है। कह रहा कोशिका झिल्ली का निर्माण तीन परतों में होता है। एक तो बाहरी परत होती है साथियों, एक आंतरिक परत होती है और एक मिडल होती है। इन दोनों के बीच में जो मिडिल परत होती है वो होती है। कह रहा है इनमें से बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। जबकि जो मध्य बीच वाली परत होती है वो वसा और लिपिड की बनी होती है। मिडिल जो लेयर होती है वो वसा और लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कह रहा है एम.जे. श्राइडेन एवं रॉबर्ट हुक, थियोडोर स्वान और बिरचो। एम.जे. श्राइडेन एवं थियोडोर स्वान और क्या रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे। तो ध्यान रखना सी इसका आंसर हो जाएगा। एम.जे. श्राइडेन और थियोडोर स्वान क्या थे? इसके लेखक थे, ठीक है। इसके बारे में बेसिक सी बात है, देख सकते हो। कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन ने और थियोडोर स्वान के द्वारा किया गया था। कह रहा है इसमें बस क्या चीज बताई गई थी? इसमें ये बताई गई थी जो सभी जीव होते हैं उनका शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोई ऐसा भी जीव होता है जिसकी एक कोशिका होती है और एक से अधिक कोशिकाओं से भी मिलकर क्या बने होते हैं? जीव बने होते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कोशिका सिद्धांत में की गई थी एम.जे. श्राइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। मतलब कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कह रहा जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो साथियों ध्यान रखना जीवाणु, कवक, शैवाल ये तो कोशिका के क्या है? एग्जाम्पल है। अपवाद इसमें क्या हो जाएगा साथियों? विषाणु इसका क्या है? अपवाद है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो ध्यान रखना कह रहा है अंग, ऊतक, कोशिका या डीएनए। तो आप सबको पता है शरीर की या जीवन की हमारी मूलभूत जो इकाई होती है
वो सेल होता है। आंख बंद करके आप अगर सेल को आंसर लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट इसके बारे में बेसिक सी बातें कह रहा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है, कोशिका से हुई है। अभी हमने यही बताया था। ठीक है। कह रहा प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। बिल्कुल ये क्या होती है, स्वतंत्र इकाई होती है। कह रहा तथा शरीर की सभी कोशिकाओं में सामूहिक रूप से क्या करती है, कार्य करती है। किस रूप से, सामूहिक रूप से। कह रहा कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक जो होता है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो सबसे मेन भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी इसे जरूर बताना, और अच्छी लगती है, इंपॉर्टेंट क्लास लगती है तो अपने कम से कम 10 जो फ्रेंड हैं उनको शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर शानदार क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, अलविदा साथियों।